जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज मैं अपने पत्रकार बंधुओं से और विपक्षी दलों के नेताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं। समस्या हम लोगों ने सुन ली, देश की जनता ने सुख ली और देश की जनता लगातार पिछले 11 साल से ये देखती आ रही है, सुनती आ रही है, देखती आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है वो क्या कर रही है। उसका सारा लेखा जोखा उनके पास है, जनता के पास है, समीक्षकों के पास है। वो ये देख रहे हैं किस प्रकार से अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। उन्होंने 11 साल के पूरे विवरण को बड़े सूक्ष्मता से देखा है और उसकी विवेचना और विश्लेषण किया है, लेकिन वो असहायता की दृष्टि से उन लोगों की तरफ देख रहा है जिनसे अपेक्षा है कि वो उनकी मदद करें और इस दलदल से उनको निकालने में उनकी मदद करें। समस्या सबको पता है, ये पता है किस प्रकार से पिछले 11 साल के अंदर पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया गया, देश की सारी संपदा पूंजीपतियों को दी गई, गरीबों को गरीब बनाया गया, मध्यम वर्ग को परेशान किया गया, हर चीज को प्राइवेटाइज किया गया, प्राइवेटाइजेशन से रिजर्वेशन को खत्म किया गया, प्राइवेटाइजेशन से जो सरकारी नौकरियों में अच्छी तनख्वाहें मिलती थी वो तनख्वाहें मिलनी बंद हो गई और प्राइवेट सेक्टर उनको बड़ी थोड़ी सी तनख्वाह पे उनको अपना एम्प्लॉय करने लगा। शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया और लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वो धर्म के मसलों पे ज्यादा बात करें और धार्मिक बन जाएं और कांवड़ लेके यात्रा करें। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक अध्यापक अपने बच्चों को ये कहता है, अपने स्टूडेंट्स को ये कहता है कि कांवड़ ले जाने के बजाय तुम पढ़ाई करो, और यही बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो बढ़ेगा, लेकिन शिक्षा को पीछे कर दिया गया और लोगों के दिमाग में उन्माद भरने का प्रयास हुआ। चाहे वो मुसलमान मौलानाओं ने मुसलमान धर्म को मानने वालों में किया, या क्रिश्चियन ने अपने धर्म को मानने वाले में किया, या हिंदू धर्म या सिख धर्म, सब कोई अछूता नहीं रहा और सबने अतिवाद को आगे बढ़ाया। चाहे वो ओवैसी साहब हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बजरंग दल के नेता हों। असली मुद्दा यह था कि देश आगे तब बढ़ेगा, देश के युवा आगे तब बढ़ेंगे जबकि शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा और देश के अंदर अच्छे विश्वविद्यालय बनेंगे, विद्यालय बनेंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी और लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तब मेरे देश का युवा वास्तविकता में सफलता के आनंद का अनुभव करेगा। और यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी वजह से देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि देश आजाद होने के बाद अब देश के मंदिर ये इंडस्ट्रीज होंगी, ये उद्योग होंगे और उद्योगों के माध्यम से लोगों को सुख मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया के स्टेट्स ने तो इस बात के महत्व को समझा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के और पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्यों को भी ध्यान दिया, शिक्षा के प्रचार प्रसार पे ध्यान दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया और लोगों को पढ़ाने को भी मिला, पढ़ने को भी मिला और नौकरियां भी मिली। लेकिन उत्तर भारत के अंदर, बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर केवल मंदिर मस्जिद के मसलों में लोगों को उलझा के कोई भी इंडस्ट्री बिहार उत्तर प्रदेश में पिछले 11 साल में नहीं लगी, जिससे कि लोगों को जो पढ़ लिख कर जिनकी कुछ आकांक्षाएं बन गई थी, सपने बन गए थे, उनको नौकरी मिलती। और लोग माता पिता की ताड़ना को भी सह रहे हैं, यातना को भी सह रहे हैं। बाबा पूछते हैं बच्चों से, तुम पढ़ लिख गए, अब नौकरी क्यों नहीं ढूंढ रहे? नौकरी तो तब मिले कब पेपर लीक ना हो। और पहले सेना में नौकरी बहुत सारे बच्चों को मिला करती थी, उसको भी काट के अग्निवीर बना दिया गया। 4 साल की नौकरी सेना के अंदर दे दी गई, सारे लाभ खत्म कर दिए गए और सेना के प्रति जो लोगों का समर्पण था और इच्छा थी वहां नौकरी करने की, वो भी खत्म कर दी गई। लेकिन हम लोग समस्या देखते रहे और समाधान की तरफ हमने नहीं सोचा। किसान बिल लाया गया, किसान बिल का जो मकसद था, बिना किसानों की राय के बिल लाया गया और किसानों को यह लगा
कि ये बिल लाया गया है केवल अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए, और अडानी जी ने हरियाणा के अंदर बड़े बड़े सैलोज बना लिए थे और ये माना गया था कि सारा अनाज वो खरीदेंगे, अपने सैलोज में रखेंगे, उसके बाद किसान अपनी फसल नहीं बेच पाएगा, सब कुछ अडानी जी के हाथ में आ जाएगा। तो लोगों ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया, 13 महीने तक दिल्ली के आसपास डटे रहे, उत्पीड़न हुआ, कष्ट झेला, शहादत हुई, लेकिन जुटे रहे और वो समाधान निकाल के चले गए। कृषि बिल को डायरेक्टली तो उनको वापस लेना पड़ा 13 महीने के बाद। उसके बाद जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान का हनन हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई, जो लगातार हमने चुनावों में देखा, हमने देखा किस प्रकार से नोटबंदी की गई और नोटबंदी में देश की जनता को बताया गया कि नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी बाहर आएगा, गरीब जनता को फायदा होगा, अमीरों को नुकसान होगा। लेकिन आपने और हमने सबने देखा नोटबंदी से फायदा केवल पैसे वालों को हुआ, गरीब लाइन में लगा और उसको बड़ी परेशानियां हुई, लेकिन फायदा अमीरों को हुआ। और जो अमीरों के पास ब्लैक मनी रखा था वो सारा का सारा व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया और उनको कोई इनकम टैक्स का नहीं मिला, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई और केवल परेशानी गरीबों को हुई। उसके बाद जीएसटी ले आए, जिससे कि जो छोटा उद्योग था, मध्यम उद्योग था, छोटा दुकानदार था, उसको बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद ई मार्केटिंग के माध्यम से जो छोटे दुकानदार थे उनके धंधों को चौपट कर दिया गया। सारा जो है बिजनेस वो ई मार्केटिंग के हाथ में चला गया और उसके बाद छोटा दुकानदार और जो बहुत बड़ी संख्या देश के अंदर है वो भी बर्बाद हो गया। लोकतंत्र की अगर बात की जाए, रोज हम लोग चर्चा करते हैं, रोज डिबेट करते हैं और हम लोग देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर हुआ, वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए, काटे गए। दिल्ली के अंदर हुआ, हमने देखा कि दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके घर में 100 वोटर्स मिले एक ही घर के अंदर। चुनाव आयोग ने जहमत नहीं उठाई उसकी जांच करने की। यही हरियाणा के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर पता चला एक एक घर में 100 वोटर्स हैं और करीब 1700 लोग ऐसे हैं, घर ऐसे हैं जहां 100 वोटर्स हैं। 5 बजे के बाद अचानक 8-10% वोटों की संख्या बढ़ गई, जबकि 5 बजे के बाद कोई पंक्ति लगी हुई नहीं दिखाई पड़ी, नियम बदल दिए गए। सीसीटीवी फुटेज दिखाने से चुनाव आयोग को बख्श दिया गया। कानूनन चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया और अपने मन मुताबिक चुनाव आयुक्तों का हुआ। ये सब हमने देखा, ये समस्याएं हैं, समस्याएं हमने देखी। और जब बहुत समस्या का हमने पराकाष्ठा अब देखी, अब देखा बिहार के अंदर किस प्रकार से वोट घटाने बढ़ाने के बजाय अब उन्होंने एक नया एसआईआर का पुनर्निरीक्षण का, सघन पुनर्निरीक्षण का कानून बना दिया चुनाव आयोग ने, जबकि इसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। नागरिकता चयन करने का, देखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। और जिस प्रकार के लूपहोल्स सारे पत्रकार बंधु बता रहे हैं उससे पता चल रहा है कि बिल्कुल एक नंगा नाच हो रहा है और हम लोग उसे खुली आंखों से देख रहे हैं। फील्ड रिपोर्ट्स बता रही हैं 30% लोगों ने फॉर्म जमा किए हैं और वो भी अनफुलफिल्ड, मतलब पूरी तरह से फिल्ड फॉर्म्स नहीं है, फोटोग्राफ्स नहीं है, उसके अंदर विवरण नहीं है, संलग्नक नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है 95% मिल गए हैं, फॉर्म अपलोड हो गए हैं और चुनाव आयोग को मिल गए। इसका मतलब एक गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये एक समस्या है, जो पत्रकार इस चीज को कवर कर रहे थे उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, वो चुनाव आयोग की मदद कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई जा रही है। एक के खिलाफ लिखा दी गई है, दूसरे के खिलाफ लिखाने की कार्रवाई चल रही है। ये समस्या है। अब प्रश्न उठता है कि ये समस्याएं तो सबने देख लिया कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। ये देख ली हमने समस्या कि दिल्ली के अंदर माननीय मोदी जी ने खुद गारंटी दी थी, मोदी की गारंटी दी थी, जहां झुग्गी वहां मकान। और जैसे ही रेखा गुप्ता जी की सरकार आती है 4 महीने के अंदर वहां पे पूरी तरह से झुग्गियां बिना मकान दिए हुए उन्हें तोड़ा जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है और लाखों लोग बेघर हो रहे हैं।
ये बात बिल्कुल सही है। सरकारी मकान, सरकारी जमीन पे बने हुए मकान थे, अवैध थे, उनको तोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन अगर मोदी जी ने ये आश्वासन दिया था और एक वादा किया था और एक गारंटी दी थी कि जहां झुकी वहां मकान, तो कम से कम उस जगह पे सरकारी जमीन पे मकान न भी देते तो कहीं उनको मकान बना देते और उनको शिफ्ट करने के बाद झुग्गियां तोड़ते, तो कम से कम उनके पास आश्रय होता और अपने बच्चों को लेके बिहार उत्तर प्रदेश से जो लोग आए हैं उनका रोजगार चलता रहता, क्योंकि गांव की जमीन बेच के वो यहाँ पे उन्होंने मकान लिए थे। अब वो बेघरबार हो गए, गांव वापस जा नहीं सकते, अपनी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, यहाँ रह नहीं सकते, तो बेघरबार उनको कर दिया जबकि उनसे वादा किया गया था। ये समस्या है। अब सवाल उठता है, जो मैं आज निवेदन करना चाहता हूं पत्रकार बंधुओं से और विपक्षी दल के नेताओं से, अपने अंतर्मन को टटोलें और विपक्षी दल विशेष तौर पर अपने अंतर्मन को टटोलें और अपने से ये प्रश्न पूछें कि ये खुली आंखों से जो कुछ हम देख रहे हैं और इसको सहन कर रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं किस प्रकार देश के संविधान का हनन हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अब समाधान क्या है? क्या इसी प्रकार से खुली आंखों से देश की जनता इसको देखती रहेगी? और जैसे दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र के अंदर हुआ, उसी प्रकार से बिहार का चुनाव भी हाईजैक हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का वहां पे चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जाएगा जैसे एक नाथ शिंदे को किनारे किया गया, और उसके बाद बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को किनारे कर दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो क्या ये पत्रकार बंधुओं, में ये निवेदन आपसे करना चाहता हूं, समस्या सबको पता हो गई है, देश को, देश के हर आदमी को पता चल गई है, जागृति हो गई है, लोगों को पता है ये समस्या है। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई प्रमाण है तो बिहार के अंदर का प्रमाण है कि वो बिहार जहां पे धर्म और जातियों का इतना ज्यादा विभाजन था, जब एसआईआर के खिलाफ वहां पे बिहार के अंदर चक्का जाम किया गया, तो वहां पे जनता धर्म और जाति से ऊपर उठकर सड़क पे निकल गई। और अगर आप वहां पे फील्ड रिपोर्टर्स की रिपोर्ट देखेंगे तो आप देखेंगे धर्म और जाति से उठकर वहां पे ये स्थिति बन गई है, जहां भी समूह के साथ आप जाके खड़े हो, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, वकीलों के समूह, डॉक्टर्स के समूह, गांव के समूह, अर्बन एरियाज, वो लोग जो ट्रेडिशनल सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी के थे, वो भी एसआईआर के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। और मेरे को ऐसी परिस्थिति देखने को मिल रही है, जो आज से 5 साल ये स्थिति थी कि लोग कांग्रेस के समर्थन में बोलने से और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का विरोध करने में डरते थे, आज के तारीख में वहां पर लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का विरोध करने में डर रहे हैं और कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थन में बातें कर रहे हैं। जो आपने लखनऊ के अंदर भी देखा, जब राहुल गांधी वहां कोर्ट में अपीयर हुए तो वहां पे किस प्रकार का भीड़ थी और किस प्रकार का रिएक्शन और परसेप्शन उनको मिला। लेकिन इसके बावजूद अगर एसआईआर कराने में चुनाव आयोग सफल हो गया और वहां पे जैसे कह रहे हैं कि 65 लाख वोट्स को हम निकाल देंगे, और हमने निकाल दिया है, और ये जो वोट निकाले जाएंगे, ये मानी बात है कि दलितों के, अति दलितों को, पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमानों के वोट होंगे, और इसमें पढ़े लिखे समझदार शहर के अंदर रहने वाले सवर्ण वर्ग के लोग नहीं होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को तो इंटैक्ट कर लेगी। और उसके बाद 5 बजे के बाद फिर बिना लाइन लगे हुए 10% वोट बढ़ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी वहां जीत जाएगी। तो क्या विपक्षी दल इस चीज को देखते रहेंगे या कुछ करेंगे? तो आज मेरा जो असली प्रश्न है पत्रकार बंधुओं से और विपक्षी दलों से, कि बिहार की जनता ने एक दिन के बंद में दिखा दिया कि जनता आपके साथ है। जो मैं भी वीडियो बनाता हूं, कार्यक्रम करता हूं, जो मैं कमेंट्स देखता हूं, सारे कमेंट्स को देखता हूं, उसमें देख रहा हूं कि जनता अब पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अब हमें कुछ करना होगा। समस्या केवल यूट्यूब में डिबेट्स करने से, ट्वीट करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। और शायद देश को उस दिन की आवश्यकता है जब हमारा देश परतंत्र था और अंग्रेजों का हमारे देश के ऊपर एक कुशासन चल रहा था और हमारी देश की जनता को दबाया जा रहा था। जब अंग्रेजों के सरकार ऐसे थी कि कहते थे कि उनके सूर्य नहीं ढलता, कहीं ना कहीं सूर्य अंग्रेज
के शासन में चमकता रहता है, उस अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध खड़ा करने का अहिंसात्मक एक बहुत ज्यादा रिप्रेसिव गवर्नमेंट के खिलाफ एक आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, यह अहिंसात्मक, जो विश्व के लिए एक मिसाल बना था। और हमने देशवासियों ने अंग्रेजों की सरकार को हटा दिया था, जबकि वो सरकार बहुत ही ज्यादा विभत्स थी और बहुत ही ज्यादा दबाने वाली थी और लोकतंत्र में विश्वास न करने वाली थी। हमने 74-76 का जयप्रकाश का आंदोलन भी देखा, और आज का समय जो देख रहे हैं, मुझे अंग्रेजों के जमाने से 74-76 के बाद आज के समय में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि जनता तो विपक्ष के साथ होती है और जीतती भारतीय जनता पार्टी। तो मैं केवल ये विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप वो करेंगे जिनका नाम आप लेते हैं, जो उन्होंने किया था। और जब महात्मा गांधी ने ये किया था, सरदार भगत सिंह ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, बाकी क्रांतिकारियों ने या गांधीवादियों ने, कांग्रेसियों ने किया था, तब उन्हें नहीं पता था कि देश आजाद हो जाएगा, तब उन्हें नहीं पता था कि अंग्रेजों का ये कुशासन है कब तक चलेगा। लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी क्योंकि उन्हें इस देश की स्वतंत्रता से प्यार था, क्योंकि इस देश ने हमको सब कुछ दिया है। आज जो कुछ हम हैं इस देश की वजह से है, भारत माता की वजह से हैं। तो इस माँ के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, क्या हम उसका निर्वहन कर रहे हैं? क्या हम महात्मा गांधी का नाम लेने के लिए योग्य हैं? अगर हम उनके दिखाए रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या अगर इसी प्रकार से हम चुपचाप बैठे रहेंगे, तो क्या फिर बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये शासन होगा जिसमें अमीरों को सारी संपत्ति दे दी जाएगी, आदिवासियों के जंगल उजाड़े जाएंगे, गरीबों को केवल 5 किलो अनाज और 1000-1500 रुपए महीना मिलेगा, जिससे वो अपना जीवन बसर कर सके, और सब कुछ पूंजीपतियों को सौंप दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं चाहता विपक्षी दल, और पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करता हूं, अपने कार्यक्रमों में अब केवल समस्याओं की बात न करें, समाधान की बात करें और बताएं कि रास्ता क्या साफ है। मुझे ऐसा लगता है आज के तारीख में एक गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन की आवश्यकता है, जो गांधी जी ने किया था। पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हमें नहीं पता कि हम हटा पाएंगे इनको, नहीं हटा पाएंगे, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, भारत माता के प्रति, अपने मदरलैंड के प्रति हमारा कर्तव्य है कि जो रास्ता हमें महात्मा गांधी ने दिखाया है और जिसके लिए जनता तैयार है, क्या विपक्षी दल उसके लिए सड़क पे उतरेंगे? जनता भी अगर नहीं उतरेगी तो जनता जाने, जनता का काम जाने। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मैंने नब्ज पढ़ी है जनता की, जनता उतरेगी। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का लोगों के मानस से स्नेह खत्म हो गया है और कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा मैं महसूस करता हूं। लेकिन अगर सड़क पे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, ममता बनर्जी सब उतरेंगे, और अगर जनता सड़क पे उमड़ पड़ेगी, जिसे मुझे पूरी अपेक्षा है, आकांक्षा है, तो पूरा विश्व देखेगा कि हम वही अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी के देश के हैं, जो अहिंसात्मक आंदोलन से अपने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जो होगा देखा जाएगा। रिप्रेसिव गवर्नमेंट है, करेगी, जेल भेजेगी, मारेगी, पीटेगी। किसानों के साथ भी हुआ था, लेकिन अपने देश के लिए इतनी कुर्बानी तो बनती है। तो मैं सभी बंधुओं से, विपक्षी दलों के नेताओं से ये निवेदन करना चाहता हूं, समस्या सबको पता चल गई है, देश में सबको पता चल गई है, अब समाधान की बात कीजिए और अपने एक्शन प्लान बताइए, आप क्या करने वाले हैं, जिससे बिहार का इलेक्शन हाईजैक ना हो जाए, उसके बाद बंगाल का इलेक्शन हाईजैक ना हो जाए, और उसके बाद आप लोग केवल जेल में सड़ते रहें, और जो भी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए काम करे, अजीत अंजुम जैसे लोग, राजीव रंजन सिंह जैसे लोग, उन पे FIR हो, उन्हें परेशान किया जाए और जेल के अंदर भेजा जाए। तो रास्ता हमें निकालना है, समाधान हमें ढूंढना है। तो इस समाधान और रास्ता ढूंढने में देश के पत्रकार बंधु और विपक्षी दल के नेता कृपा करके मेरी बात को सुने और समाधान पे अब ज्यादा बात करें। समस्याओं की बात बहुत हो चुकी है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।